ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सतीश जी। राम राम, बहुत बहुत स्वागत। राम 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 नीलकमल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सारे दर्शकों ने प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम। उम्मीद है कि सारे ठीक होंगे जी नीलकमल जी। जी, और मौसम किवें दा है? मौसम ठीक है, धूप खिली हुई है, हवा है ठंडी, वैसे चली हुई हवा है और ये कह सकते हैं कि मौसम साफ है। बिल्कुल मौसम साफ और है। लोगों में खुशी की लहर है और हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ माहौल है, कहीं खुशी है कहीं गम है, क्योंकि जो बीती जो रात गई है उसमें हरियाणा में इलेक्शन हुआ हरियाणा प्रबंधक कमेटी का, सिख हरियाणा प्रबंधक कमेटी का। हाँ, इसका जो इलेक्शन हुआ है और इसमें कहीं खुशी है और कहीं गम है, क्योंकि जो देखने में आया कि जो जगदीश सिंह जुंडा का ग्रुप था, न्यू लगा कि वह इसमें बाजी मार गया। इसमें जो है दादूवाल जी भी इलेक्शन लड़ रहे थे, जिंडा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, और भी कई थे, दीदार सिंह नलवी थे। नलवी तो जो है मात्र 200 वोटों से चुनाव जीते। तो इसमें कईयों की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा दाव पे थी, और जब कल रिजल्ट आया तो उसमें माहौल ऐसा हो गया, कड़ी खुशी और कड़ी गम। टोटल में अगर हम बात करें तो जिंडा ग्रुप का इसमें दबदबा रहा। ये सारा जो है असंध में 18 नंबर वार्ड में जगदीश सिंह जिंडा ने चुनाव लड़ा, और जो है कलावली से वार्ड नंबर 35 से जो है दादूवाल ने चुनाव लड़ा, वो वहाँ से चुनाव हार गए और असंध से ये चुनाव जीत गए। तो इसमें जो है लगभग अगर बात करें तो 164 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत दाव पे लगा रखी थी, सेवा करने के लिए, समाज की सेवा के लिए तैयार थे। इसमें 7 जो है महिलाएं भी थी। तो अगर हम मेन नाम है दादूवाल, इसकी बात करें तो इन्होंने 1771 वोटों से हार गए ये। और जो उनके इनको 7147 जो है 3147 वोट मिले। जो इनके अपोजिट थे बलजिंदर सिंह खालसा, उन्होंने 4114 वोट मिले। अगर बात करें तो सिरसा में सबसे ज्यादा मतदान भी होया, यहाँ जो है पता लगा कि 78.56% मतदान होया। और बात करें तो इससे पहले जो है SGPC के तहत मेंबर चुने जाया करते थे। ये हरियाणा का पहला चुनाव था, और इस पहले चुनाव में 4 जो मेन नेता थे, बलजीत सिंह दादूवाल, जगदीश सिंह जिंडा और बलदेव सिंह कायमपुरी, दीदार सिंह नलवी, इनके ग्रुपों ने चुनाव लड़े। तो जगदीश दादूवाल और दीदार सिंह नलवी जो है अलग अलग समय में यह जो है प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए हम कह सका भाई इन 4 लोगों की जो है प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई थी, क्योंकि इसमें जो है इन चारों ना अलग अलग पार्टियों का अपनी पार्टियां बनाया कर, जैसे कि अगर हम बात करें दादूवाल की, उन्होंने आज़ाद बनाई, कोई पंथक दल पार्टी है। तो अलग अलग पार्टियों से इन्होंने चुनाव लड़े, और कल जो है इसमें हरियाणा में कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल रहा फिलहाल। लेकिन हम यूँ कह सका बड़ी जल्दी जो है हरियाणा को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट अलग मैनेजमेंट कमेटी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें एक हमने भी इस चुनाव को कवर करा, उसमें देखा कि बहुत सारे आरोप लगाए गए कि इतना बजट होता है, जो बजट पंजाब चला जाता है, हरियाणा का बजट है। इसमें हमने ये भी बात सामने आई कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में लगभग 3500 एकड़ जो जमीन है, उसका जो ठेका है, उसकी जो आमदनी है, वो सारी की सारी पंजाब में चली जाया थी। उस तरह के काम हरियाणा में हो ही नहीं जो होने चाहिए थे, जैसे कि शिक्षा की बात कर लो, चाहे तो धर्म प्रचार की बात कर लो, उस लेवल के काम नहीं हुए। फिलहाल उम्मीद यह है कि उस लेवल के काम हरियाणा में हरियाणा लेवल पे होने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਜੇ दादूवाल होरी
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਹੁਣੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੂੰ ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ लेकिन ये सारी बातें जो है नीलकमल जी दादूवाल साहब पे उल्टी पड़ गई। उल्टी नहीं पड़ गई कि चुनाव हार गए, लोगों के ये बात समझ में आई कौन, क्योंकि आरोपियां जो लगाया कर रहे थे भी अकाली दल वाले जो है फिर कब्जा कर लेंगे और यहाँ पहला ही मता पा देंगे, पहला मता पैका ये कह देंगे भी हरियाणा में हमने अलग से सिख प्रबंधक कमेटी की जरूरत नहीं है और हमने जो मेहनत करी है वो सारी की सारी मेहनत करेगी, इस तरह का उन्होंने प्रचार कराया है। लेकिन लोगों के ये बात समझ में आई नहीं या लोगों ने ये बात समझी नहीं। दूसरी बात एक और थी कि वो बीजेपी की बात करे करा थे कि बीजेपी की सरकार है, वो हमें ये मदद कर रही है, ये मदद कर रही है, तो पता नहीं लोगों ने किस नज़रिए से वोट किया, तो फिलहाल वो जो है चुनाव हार गए। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਂਬਰੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? नीलकमल जी शुरुआत उन्होंने करी थी, शुरुआत कोई ना कोई कर ही है और उसको एंड तक कोई और लेके जावा है। शुरुआत जगदीश सिंह झिंडा और ने करी, लेकिन उसको अंत तक जो है दादूवाल लेके गया। तो दोनों का बराबर की बात होगी इसमें। तो कि एक शुरुआत करने वाला है, एक एंड करने, वो कहें कि वो कहने लगे कि हमने जो है इसको न्यायालय तक बात को लेके गए, वो हमने अपनी बात को रखा। तो बातें दोनों अलग अलग हैं। इसमें जो है लोगों का ही नज़रिया था कि उन्होंने अपने हिसाब से वोट दी, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव में बहुत सारे मुद्दे रहे, मुद्दे स्थानीय वाले भी रहे, मुद्दे बाहरी वाले भी रहे, मुद्दे बाहरी प्रचारकों के भी रहे और मुद्दे स्थानीय प्रचारकों के भी रहे। तो बहुत सारी बातें थी इसमें नीलकमल जी। तो क्या कह रहे हैं ना, कई बातों को मिलकर ही रिजल्ट तैयार होता है। बिल्कुल, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत सारी चीज़ां होंदियां जिन्होंने लेके ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ? कुमारी सैलजा ने नीलकमल की चिट्ठी नहीं लिखी। कुमारी सैलजा ने ये कहा कि जो पीपी किट की अनिवार्यता है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, उसको ख़त्म करो। उसमें
उन्होंने कोर्ट का फैसले का हवाला दिया। कांग्रेस की महासचिव आई है सिरसा से, ये सांसद है शैलजा, और इन्होंने ये कहा कि जो पीपी ही है, परिवार पहचान पत्र जो हरियाणा में चल रहा है, हर जगह जो है वो लागू करा जा रहा है, उसमें जो है ये जबरन थोप रहा है क्या सरकार ने पब्लिक पे, समाज पे, हरियाणा पे। तो उन्होंने कहा कि एक न्यायालय में एक जनहित याचिका लगी हुई थी, उस याचिका में एक फैसला है, आदेश है, उसका उन्होंने जिक्र कराया कि कोर्ट ने ये बात कही है कि जो मौलिक सेवाएं हैं, जीवित रहने के लिए आदमी को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उनमें पीने का पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली की चीज़ें हैं, पुलिस है, या इमरजेंसी सेवाएं हैं, अग्निशामक की सेवाएं हैं, इन सेवाओं को लेने के लिए अगर पीपी परिवार पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है तो ये गलत है, ये अनिवार्यता इन सेवाओं में नहीं होनी चाहिए। इसी बात पे शैलजा ने अपना ये बात कही कि हरियाणा से जो है पीपी जो परिवार पहचान पत्र है उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, परिवार पहचान पत्र ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ लगातार ਜਿਹੜੀ है वो हमले भी पहले भी बहुत सारे हमले पहले भी बहुत सारे हमले हुए। जब थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, हुड्डा तो ये कह रहे थे कि ये परिवार पहचान पत्र है और या जो है इसका पोर्टल की सरकार है, ये पोर्टल सब पाड़ तेड़ का फेंक देंगे हम। लेकिन वो पटे डेटे तो के वो सरकार उनकी बढ़ नहीं पाई। मनसा लोगों, अब ये लोगों का नजरिया था या क्या था, वो सरकार नहीं बन पाए। लोग पीपी किट को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है नेता इस पर टाइम पर अपनी बयानबाजी करते रहा कि परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता से हरियाणा में लोग दुखी हैं। हालांकि लोग इस बात का जिनको फायदा मिल रहा उनको फायदा भी है, वो खुश भी हैं। अब जैसे घर बैठे उनके जो है पीले कार्ड बन जाएं, घर बैठे पेंशन बंद जाए, परिवार पहचान पत्र में सारा डाटा हुआ आदमी का, उसके खाते की जानकारी है, उसकी उम्र की जानकारी है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन मुखिया, सारी जानकारी है। और सरकार अपने लेवल पर ही ऑटोमेटिक स्तर पे जो है उनको जैसे पेंशन भरने की बात हो तो एक जरूर फोन करके पूछ जाओ भाई तो पेंशन लेना चाहा है, अगर कोई हाँ करता है तो उसकी ऑटोमेटिक ही पेंशन बन जाती है। क्योंकि इसमें ऑप्शन ये भी अभी कई बार कोई नहीं लेना चाहता हो तो वो छोड़ भी सका है। तो एक बार ऑप्शन में लेकर बात करे जाओ। परिवार पहचान पत्र के लोगों को फायदे भी हैं और जो है कुछ नुकसान जो आए शैलजा और गिनवाई रही हैं। जी बिल्कुल, विरोधी धਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। परिवार पहचान पत्र ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ चिट्ठी हरियाणा सरकार ने की लिखी हैगी है, क्योंकि कुछ हरियाणा सरकार ने एक पहल करी जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी सूची में बदलाव करने की मांग करी। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि 3 जातियां हैं हरियाणा में जिनको जिस नाम से पुकारा जावा, भाई ये शब्द हैं जो वो हटा दो। इन शब्दों ना हरियाणा में लोग गाली के तौर पर प्रयोग करा, ऐसा मानने जा रहा है। भाई ये जो शब्द थे, जैसे अगर मैं इन शब्दों का जिक्र करूं तो इसमें भंगी शब्द है, भंगी चूड़ा है, और इसमें मुच्ची शब्द है। ये जो है अंकित हैं अनुसूचित जातियों की सूची में, ये जातियां अंकित हैं। इन जातियों को हटाने की बात करी, भाई ये जातियां हटा दी जाएं क्योंकि इनके स्थान पे आप दूसरे शब्द प्रयोग होने लग गए, वही शब्द प्रयोग में रहे। इन शब्दों को लोग जो है समाज में गलत नजरिए से पेश करते हैं, गाली के तौर पर पेश करते हैं। या केंद्र सरकार को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चिट्ठी लिखी, मांग करी कि इसको हटा दो, क्योंकि ये जो सारा का सारा अधिकार है इस तरह का जातियों को हटाने का, उनको जोड़ने का, वो सारा का सारा केंद्र सरकार के पास हुआ है। और आपने याद कराऊं कि 2013 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, चिट्ठी उस वक्त भी लिखी गई थी, तब चिट्ठी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखी थी। अब चिट्ठी जो है सैनी की सरकार ने लिखी। अब देखना ये हुआ है कि सैनी की हुड्डा की सरकार की तो बात मान ही नहीं गई। अब क्या कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में, तो डबल इंजन की सरकार सैनी की चिट्ठी पर कितना असर करेगी, उन्हें हटाएगी ना हटाएगी, क्योंकि चिट्ठियां तो पहले भी लिखी जावे हैं। तो फिलहाल ये चिट्ठी लिखी गई थी। जी नीलकमल जी बिल्कुल चिट्ठी लिखी गई है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋਏ ਸੀ।
ਅੱਜ देखा ਕੱਲ था टीवी ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ मैं ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ मैं जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरा एक खबर आई प्रयागराज के बारे में पढ़ रहा है, क्योंकि मन में विचार हो रहा कि प्रयागराज जाएंगे। तो उससे पहले मैं वहाँ की जानकारियाँ जुटा रहा था। उन जानकारियाँ जुटाने में मैंने ना एक खबर पढ़ी। वो खबर थी कि 2019 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दास मोदी जी, उन्होंने 5-6 जो सफाई कर्मचारी थे उनके चरण धोए थे, पैर धोए थे, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। भैया हमारे स्वच्छता के सैनिक हैं, स्वच्छता के दूत हैं, सफाई कर्मचारी हैं। तो उनमें अब वो जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें हालातों का नजरिया पेश करा गया। ये बताया गया उस रिपोर्ट में कि जिन कर्मचारियों के पैर धोए गए थे उनके हालात आज भी दयनीय है। पैर धोने से उन्होंने मिला क्या है? मोदी साहब ने तो अपनी वाहवाही मिलेगी भाई, जो है उन्होंने पैर धोए सफाई कर्मचारियों के, लेकिन कर्मचारियों को क्या मिला? 4-5 साल हो गए इस बात ना। 4-5 साल में उनकी जो सैलरी थी वो 8,000 रुपये थी, आज 12-13,000 रुपये पहुंची। झोपड़ी में रहने लग रहे। एक परिवार का जिक्र कर रखा है उसमें कि 15x15 की झोपड़ी में वो परिवार रहता है, जिस परिवार के मुखिया के मोदी साहब ने पैर धोए थे। और 15x15 में उसके 2 बेटे हैं, उसकी खुद की धर्मपत्नी है। 15x15 को 4 हिस्सों में बांट रखा। 4 हिस्सों में कैसे? झोपड़ी है, चदरें ताड़ रखी बीच में, बाहर एक टूटा ऐसा दरवाजा है। आज तक उसके जो है हालात नहीं सुधरे। हालांकि एक बात उस आदमी ने जरूर कही जो रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इतना फायदा जरूर होया। लोग न्यू पूछ लें भाई मोदी साहब ने तेरे पैर धोए थे, कहाँ धोए थे? कोई ना कोई 100-200 रुपये जरूर देता इस उस बात पर। लेकिन उनकी हालात आज भी वैसी है जैसे पहले थी। मतलब ये कह सका कि कई बातें हम करते हैं समाज में, एग्जाम्पल पेश करा, उस एग्जाम्पल का फायदा कर। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपने दूं। आपने एक बैंकेट हॉल किराए पर कर लिया शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, मान के चलो वो आपने 8 घंटे के लिए बुक कर लिया। 8 घंटे के लिए आप उस बैंकेट हॉल के राजा हो, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। जब आपके 8 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपको वो कहेंगे बैंकेट हॉल में, चलो भाई अपना सामान ठा निकल वेल। जो राजा वाली बात थी वो सारी की सारी खत्म। नहीं ठाओगे वो धक्के से सामान बाहर काट देंगे। तो यहाँ ये बात मैं कहना चाह रहा था, अभी समय का महत्व होता है। उस समय में पैर धो लिए और वो बात जो है मीडिया में आ गई, सारे समाज में आ गई, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ किसी ने झांका भी नहीं देखा भी इन सफाई कर्मचारियों के हालात कैसे हैं। उनमें से एक आदमी की रिपोर्ट का जिक्र था, उसने बहुत सारी बातें कही कि एक कम तक में एक बेटे नहीं नौकरी दे दो, कड़ी नौकरी दे दो, 3-4 2 जो उसके बेटे थे खुद ये काम कर रहा भी, हालात खराब हैं। पैर धोने से क्या हुआ है? कुछ नहीं होता है पैर धोने से, एक मैसेज जरूर गया। इस तरह की उस रिपोर्ट में बातें थी। जी नीलकमल जी। बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट 'ਚ भी गल सी, पर ये भी गल है ना कि पैर धोते इज्जत मिल गई, पर एक आध पीएम आवास ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। पीएम आवास की आपने बात करी, मैं आवास से मेरे बात याद आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका भी जिक्र है इसमें भी। कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना में ही मकान दे दो। उनको तो मकान भी नहीं मिला। सरकारों के दावे हुए हैं कि आवास योजना में इतने मकान बांट दिए। अरे जिस आदमी को प्रधानमंत्री खुद मिल गए, पहचान धो रही है, उसको आवास नहीं मिला। इस रिपोर्ट में यह बात भी लिखी हुई थी कि उन्होंने आवास की मांग करी, कम से कम हमारे को प्रधानमंत्री आवास में कोई मकान नहीं दे दो, हमारा घर बन जाएगा। वो गरीब तो है ही है, क्योंकि उसकी तो सैलरी है वो 12-13 हज़ार रुपये है। लेकिन हो सकता है कुछ कैटेगरी इसमें रही हो, लेकिन हरियाणा में बात करें तो 1,80,000 की इनकम वाले से को जो है आवास दे दिया जावा। पहले ये 1,20 था। अब यूपी का क्राइटेरिया क्या हो सकता है वो उस क्राइटेरिया से बाहर जान दो, लेकिन उन्होंने आवास की भी मांग करी है कि हम एक 15x15 के झोंपड़े में तंग हो रहे परिवार हैं, बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन है, तो परेशानियां तो है ही हैं उसमें भी। जी बिल्कुल परेशानियां तो है ही है। पीएम आवास का जितों तक आप जिक्र करते हैं तो ये ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ मुकदमे तक चेक करवाए गए। नीलकमल कैमरे जी लगे हुए आपने सी। बता दूं दूसरी गल ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਸਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ दूर कर सकते हैं। इनकी पूरी जांच करी गई नीलकमल जी। थाने में से रिपोर्ट मंगवाई गई कि कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं, पैर धोने से पहले कोई इन पर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। बात भी इसने कही कि हमारे थाने में गांव में पीछे जहाँ के रहने वाले थे वहाँ से रिपोर्टें मंगवाई गई। थानेदार ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा भी नहीं कोई मुकदमा नहीं है। हो सकता है मुकदमा होता तो पैर ना धोते, तो क्या उस तरह में अब मैं बात दूसरी तरह चली जाएगी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 5 लोग चुने गए थे। तो हम बात कर रहे थे समाज की नीलकमल जी। हरियाणा में मैं एक घटना का जिक्र करूं क्योंकि आदमी ने गाँव में इतना तनाव हो जाए कि वो कई बार कुछ गलत कर जाता है, या सीधे दूसरे शब्दों में कहूँ कि नशा जो है कह कर ना अभी शराब नशा घर है ना जाड़दा, और उस घर जाड़ने के उसमें हरियाणा में एक मामला सामने आया। यो जो है वीर बाबरान ढाणी है सिरसा के उसमें, तो इसमें जो है शराब पीने से रोकने पे जब एक घर के मुखिया को शराब पीने से उसके बच्चों ने रोका तो उस मुखिया ने गोली चला दी। बताया जा रहा कि पहले वो फौजी था, फौज में से आया हुआ था, उसके बाद घर में बंदूक थी और उसने जो है अपने पुत्र वधु के कंधे में गोली को मार दी, बेटे के भी कंधे में गोली मार दी, और उसके बाद जो है वह खुद घर से बाहर जाएगा। एक पेड्डे पे फांसी ले ली उसने। हालांकि आसपास के लोगों ने देखकर उसको उतार दिया, उठा दिया। फिलहाल जो है उन घायलों का इलाज चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था, नशा जो है इतनी बुरी चीज़ है, इससे जो है घर उजड़ जाए, परिवार उजड़ जाए। तो नशे से बेटे जो है अपने परिवार से चले जावें, बाप जो है अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपके याद होगा आजकल एक आईटी बाबा चल रही, आईटी बाबा प्रयागराज में, और आईटी बाबा की भी मैंने बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी, उनकी खबरें देखी, उसमें भी कड़ी ना कड़ी नशे का जिक्र होया। भी ये जो आईटी बाबा है नशा जरूर कर ले, और नशे की वजह से कहो या अध्यात्मता की वजह करो, बातें इस तरह भी हैं। भाई मीडिया वाले इसको अध्यात्मता के रूप में पेश करने लग रहे, जबकि बात दूसरी भी हो सका कि हो सकता है कोई नशा कर रहे हो, इस तरह की बातें हुई। फिलहाल जो है मैं ये कहना चाह रहा था, वो जो बेटा है अपने परिवार से बिछड़ के चला गया, आईआईटी उसने कर रखी थी, अच्छा उसने पैकेज ले रखा था, और फिलहाल जो है वो प्रयागराज में खूब चर्चा में आया, मीडिया के सोशल मीडिया में चर्चा में आया, हंस का बात करे कर था। अगर उसकी बातों को ध्यान से सुना तो कहीं ना कहीं ये मन में जरूर आ जाए ये किस तरह की बातें करने लग रहा है, कहीं नशा तो नहीं कर रखा। तो मेरा कहने का मतलब ये था भी नशे से आदमी को दूर रहना चाहिए, इससे परिवार जो है बिछड़ जाए। अब ये परिवार जो हिसार वाली, इस सिरसा वाली जो हम बात कर रहे हैं, वीर बबरान वाली, एक नशे के चक्कर में ये परिवार उजड़ने ही कहेंगे। 2 घायल अस्पताल में पड़े, तीसरे ने फांसी ले ली। हालांकि जीवित 3 हैं, उसको भी उतार लिया, लेकिन घर में तो कलेश बढ़ गया ना। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है समाज में जी। बिल्कुल, समाज 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ इजाज़त ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ है। नीलकमल जी, समय से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि डल्लेवाल साहब ने जो अनशन था वो उनका जारी है। हालांकि उन्होंने ग्लूकोज ज़रूर ली, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर उनको ग्लूकोज दी गई, मुंह से कोई दवाई नहीं खाई। और जो अनशन पे उनके साथ हरदो सिंह झंडा की अगुवाई में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने भी अपना अनशन वापस ले लिया। जूस पिलाकर जो एसपी पटियाला है उन्होंने उसको रोका। तो पूरा क्या है वहाँ की स्थितियाँ, क्योंकि कई दिन से इस चीज़ के टच में नहीं हुई, इस बात की चर्चा अपनी हुई नहीं जी। चलते 2 शब्द जरूर कहो। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ बातचीत को तैयार हो गए थे। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਥੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੱਥੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾत ਦੇ टेबल पे तो लिया जाए। नीलकमल जी, पंजाब के किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हैं और हरियाणा में इलेक्शन हुआ है 2 दिन पहले। आपने बताया कि जो है CM सैनी भी आए थे, किसानों ने विरोध उनका कराया, खट्टर साहब का उनका। तो क्या जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो बात हुई थी वो ये भी हुई थी कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार का ये काम हो जाएगा। तो इस चुनाव पे क्या किसान आंदोलन का कुछ असर था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ किसानों की मांग सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उन्होंने अपील भी की। चलो हरियाणा सरकार के नीलकमल जी दावे, हरियाणा सरकार के दावे कुछ और हैं। ये कह जाओ भी हरियाणा में किसान इन किसानों के साथ नहीं है, तो लेकिन ये रिजल्ट कुछ और कह रहे, जो फतवा दिया है सिख संगत ने वो कुछ और कह रहा। ये एक विषय है, इस पर ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ। लेकिन धार्मिक इलेक्शन में नीलकमल जी लोग तो हरियाणा के ही हैं, हरियाणा के ही किसान हैं, हरियाणा की ही सिख संगत हैं, तो उसका जो है असर, तो मैं यही जानना चाह रहा था भी क्या कुछ असर पड़ा है इस बात का। ये फैक्ट बहुत सारे ने जे ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। चलो ठीक है नीलकमल जी, फिलहाल जो है आप, मैंने आपसे 2 मिनट मांग ली, टाइम की बात की, आप जिक्र कर रहे थे कि जो है टाइम हो गया और फिलहाल जो है इजाज़त लोगे अपने, जो है लगभग बात हम जो चर्चा था वो कर चुके हैं। फिलहाल कल जो है फिर हम इसी प्रोग्राम में आपसे किसी और मुद्दों के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए मुझे और नीलकमल जी को दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।